लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी भाजपा कल टिहरी लोकसभा सांसद विधायक और पदाधिकारियों के साथ होगी बैठक। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान भी रहेंगे मौजूद। उत्तराखंड में एक बार फिर बारिश बनी मुसीबत। मौसम विभाग ने 12 जिलों में किया येलो अलर्ट जारी। 14 सितंबर तक के लिए बारिश का अलर्ट। भारी बारिश के चलते टनकपुर चंपावत एनएच बंद। फंसे यात्रियों के लिए चंपावत की रेन बसेरों में की गई व्यवस्था। डीएम ने एनएच को जल्द खोलने के दिए निर्देश। कोरोना की तर्ज पर डेंगू के मामलों से निपटेगी उत्तराखंड सरकार। शुरुआती चरण में देहरादून में बनाया जाएगा डेंगू का कंटेनमेंट जोन। सभी कंटेनमेंट जोन में नोडल अधिकारी किए जाएंगे नियुक्त। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। देवभूमि लाइव देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रशिता शर्मा। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। उत्तराखंड में बीजेपी बागेश्वर उपचुनाव जीतने के बाद उत्साह के साथ लोकसभा चुनाव की तैयारी में जुट गई है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने बताया कि कल पहले चरण में टिहरी लोकसभा स्तर की बैठक होगी, जिसमें पार्टी के सांसद, विधायक और लोकसभा के पदाधिकारी मौजूद रहेंगे। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि कल इस बैठक में केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान भी मौजूद रहेंगे और उनकी तरफ से भी कुछ दिशा निर्देश और सुझाव पार्टी कार्यकर्ताओं को दिए जाएंगे। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि लोकसभा स्तर की इस बैठक के साथ साथ सेवा पखवाड़े के कार्यक्रम भी आयोजित किए जाएंगे, जिससे आम जनता से पार्टी का जुड़ाव बना रहे। और कल से हमारी लोकसभा स्तरीय बैठकें हैं। सेवा पखवाड़ा कार्यक्रम की दृष्टिगत साथ साथ नगर पंचायत, नगर पालिका और लोकसभा चुनाव की दृष्टि से आगामी माह में चलने वाले कार्यक्रमों का स्वरूप तय करेंगे। हमारे जो राज्यसभा के सांसद जिन्हें जो जिला अडॉप्ट किया है, उस जिले के सांसद, हमारे प्रदेश के लोकसभा के पदाधिकारी जो उस लोकसभा रहते हैं, और सारे विधायकों की बैठक हमारी कल से रहेगी। कल की बैठक में केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी को हमने आमंत्रित किया है, कल की बैठक में रहेंगे। इसी प्रकार का यही स्वरूप रहने वाला अल्मोड़ा की होगी। जनपद के पहाड़ी क्षेत्रों में हो रही बरसात के चलते जनपद के तराई क्षेत्र टनकपुर बनबसा से होकर बहने वाली शारदा नदी में भी उफान पर आ गई है। बनबसा शारदा बैराज का डिस्चार्ज लेवल 1 लाख क्यूसेक से ज्यादा होने के चलते बैराज पुल पर रेड अलर्ट घोषित कर दिया गया है और पुल को यातायात के लिए बंद कर दिया गया है। स्थिति को देखते हुए जिला प्रशासन ने जनपद के सभी अधिकारियों और विभागों को रेड अलर्ट पर रखा है। दो दिन से हो रही लगातार बारिश के बाद अब मौसम ने रुख बदला है। खिली धूप के बीच बद्रीनाथ में एक बार फिर चहल पहल बढ़ गई है। धाम के आसपास की चोटियों पर चमकती सफेद बर्फ श्रद्धालुओं के लिए आकर्षण का केंद्र बन रही है। वहीं इस बीच बैनर तले अहमदाबाद के 3 दर्जन दिव्यांग जय बद्री विशाल के मत्था टेकने पहुंचे। इस अवसर पर मीडिया प्रभारी डॉक्टर हरीश गौड़ ने बताया कि दिव्यांगजनों से जब ये पूछा गया कि वे दृष्टि रहित है, इस बात के लिए उन्हें ईश्वर से शिकायत नहीं है, तो उन्होंने कहा कि उन्हें ईश्वर की कृपा से मनुष्य देह मिली है, वे इससे संतुष्ट है। साल 2024 में 38वें राष्ट्रीय खेल का होना प्रस्तावित है। बता दें कि राष्ट्रीय खेलों में मलखंब, योगा और कराटे भी शामिल किए जाएंगे। राष्ट्रीय खेलों में 38 खेल कराने की तैयारी की जाएगी। अपर सचिव खेल विभाग जितेंद्र कुमार सोनकर ने जानकारी देते हुए बताया कि इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन से 34 खेल प्रतियोगिताओं के आयोजन की अनुमति मिल चुकी है। प्रदेश सरकार ने 4 खेलों के चयन में मलखंब, योगासन और कराटे का चयन किया है, जबकि एक खेल पर अभी विचार चल रहा है। जैसे ही सरकार का निर्देश मिलेगा उसे भी जोड़ा जाएगा। उन्होंने बताया कि प्रदेश के 7 शहरों में राष्ट्रीय खेलों की प्रतियोगिता आयोजित की जाएगी। राष्ट्रीय खेल बहुत पहले से इसकी प्रक्रिया चल रही थी, तो उस समय 34 खेलों की जो मान्यता मिली थी, जो जीटीसीसी साइन हुआ था, वो 34 गेमों के लिए साइन हुआ था। बाद में ये विचार आया कि चूंकि ये 38वां राष्ट्रीय खेल है, तो 38 विधाएं ही रखी जाएं।
तो उसके दृष्टिगत 3 खेल जो चयनित हुए हैं अभी तक जो फाइनल हुए हैं, उसमें एक तो योगासन है, मलखम्ब है और कराटे है, और एक खेल पे अभी विचार चल रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी और मुख्य सचिव जी जैसा निर्देश देंगे, माननीय खेल मंत्री जैसा निर्देश देंगे, उस पर उस हिसाब से कार्रवाई करके एक खेल को हम भविष्य में और जोड़ेंगे। चेन स्नैचिंग से जुड़ा एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जिसमें एक वृद्ध महिला के गले से बाइक सवारों ने चेन स्नैचिंग की और फरार हो गए। चेन स्नैचिंग करने वाले अभियुक्त सीसीटीवी कैमरे में भी कैद दिखाई दे रहे हैं। पीड़ित वृद्ध महिला ने कोतवाली रानीपुर पुलिस को लिखित शिकायत की है। पीड़ित वृद्ध महिला ने पुलिस ने अभी तक आरोपियों पर कोई मामला दर्ज नहीं किया है। वहीं पुलिस अपराधों पर अंकुश लगाने में सफल नहीं हो रही है। 10:30 बजे घर से निकली और किसी को पैसे देना था। उस गली में, पीछे वाली गली में गई। मैं उधर से पैसे दे के इधर से ऐसे घूम के आई और आई अपने गेट पर आई। मैं गेट पर आई तो ये बगल वाली की मतलब अम्मा जी है, वो थोड़ी बुजुर्ग सी है, उन्होंने कुछ दिखाने लगी मेरे को। मैं देखने लगी, उतने में एक लड़का आया, उधर से चलता हुआ आया वो, और आके मैं मास्क लगा रखा था और हाफ कैप पहन रखा था। उसने मेरे से पूछा कि ये वीरेंद्र का घर, तो मैं ऐसे ही जैसे मुड़ी ना, उसने ऐसे ही झपट्टा मारा और बस खींच के लेके भाग गया। फिर उसके बाद ये चिल्लाए भी और मैं भी दौड़ी, ये भी दौड़े, ये सब दौड़े, तो बाइक पे भाग गया। युवाओं को संकल्पित करने के लिए विश्व हिंदू परिषद की ओर से उत्तराखंड प्रांत में शौर्य जागरण यात्रा निकाली जाएगी। ये शौर्य यात्रा 19 सितंबर को बद्रीनाथ से शुरू होकर संपूर्ण उत्तराखंड प्रांत के जिलों से गुजरते हुए 6 अक्टूबर को हरिद्वार में समाप्त होगी। यात्रा के विषय में मठ मंदिर प्रमुख सुभाष जोशी ने जानकारी दी। बजरंग दल अपने स्थापना काल से ही देश की घातक शक्तियों से लड़ाई लड़ रहा है। इस यात्रा के माध्यम से युवा को स्वावलंबी, स्वाभिमानी बनाना और नशे के खिलाफ जागरूक कर चलाना। बद्रीनाथ जी पर यज्ञ अनुष्ठान होगा, जिसे हमारे प्रांत के अध्यक्ष माननीय बड़े भाई साहब रवि देवानंद जी ने आपको सभी कुछ भूमिका बनाई है। उसमें जो प्रारंभ होगा वो बद्रीनाथ में यज्ञ अनुष्ठान के द्वारा, देश का बड़ा सिद्धपीठ है, वहाँ से हम प्रारंभ करेंगे। प्रकृति में, राष्ट्र माता के प्रति कैसे हमारा प्रेम हो और कैसे हम उसमें जन जागरण, युवाओं को कैसे जोड़ें और उन युवाओं जो भटक चुका है पाश्चात्य संस्कृति से, उसको अपनी सनातन संस्कृति में किस तरह से लाना है, ये मुख्य उद्देश्य होगा। उत्तराखंड में डेंगू के मरीज लगातार बढ़ते जा रहे हैं। प्रदेश में डेंगू मरीजों की संख्या 1100 के पार पहुंच चुकी है, जबकि डेंगू से मरने वालों का आंकड़ा 13 के पार हो गया है। डेंगू के बढ़ते मामलों पर सियासत भी तेज हो गई है। डेंगू के बढ़ते मामलों पर विपक्ष ने सरकार को घेरना शुरू कर दिया है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण महारा ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि राजधानी देहरादून स्मार्ट सिटी नहीं बल्कि डेंगू सिटी बन गई है। सरकार की लापरवाही के कारण डेंगू के मरीजों की संख्या बढ़ रही है, लेकिन सरकार कुछ नहीं कर रही है। वहीं भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता विपिन केंथोला ने करण महारा के बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि कांग्रेस सिर्फ खोखली बयानबाजी करती है, सरकार डेंगू की रोकथाम के लिए लगातार काम कर रही है। अस्पतालों को निर्देशित किया गया है कि डेंगू के मरीजों के लिए स्थान रखें, डेंगू के मरीजों का प्रॉपर इलाज हो, बेहतर इलाज हो, उस पर सरकार लगी हुई है। और हमको सबको पता है कि इस बार बरसात भी ज़्यादा हुई है, जिसके कारण बारिश का साफ पानी कई स्थानों पर भरा हुआ है। उसकी चेन तोड़ने के लिए नगर निगम और तमाम जितने भी प्रशासन और शासन है वो लगा हुआ है। फॉगिंग जगह जगह पर कराई जा रही है। तमाम जगहों पर जहाँ से भी इस प्रकार की शिकायतें आती हैं कि कहीं पर फॉगिंग नहीं हो रही है, कि ज़्यादा फॉगिंग करानी, तो उस पर शासन, प्रशासन और सरकार मुस्तैदी से काम कर रही है। बढ़ रहा है और जिससे डेंगू महामारी का रूप ले रहा है। 12 से ज़्यादा मृत्यु हो चुकी हैं, ये सरकारी आंकड़ा है। प्राइवेट अस्पताल का आंकड़ा अभी नहीं आया है। और 1100 से ज़्यादा मरीज पूरे प्रदेश पे इस समय हैं, जिसमें अकेले देहरादून में 900 से ज़्यादा मरीज देहरादून में है। लगातार डेंगू के मरीज बढ़ रहे हैं। ये हर साल आने वाली महामारी है, कोई तैयारी सरकार के रूप में नहीं है। बेरोजगार संघ के अध्यक्ष बॉबी पवार ने प्रेस वार्ता की, जिसमें उन्होंने पीएमजीएसवाई में हुए भ्रष्टाचार को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने इस योजना में आमंत्रित निविदा में हुए भ्रष्टाचार के आरोप लगाए। बॉबी पवार का कहना है
कि सरकार ने अधीक्षण अभियंता आरपी सिंह को मुख्य अभियंता पीएमजीएसवाई गढ़वाल परिक्षेत्र में प्रतिनियुक्त पर 2 सालों के लिए नियुक्त किया था, लेकिन आरपी सिंह की प्रतिनियुक्ति समय सीमा समाप्त हो जाने के बावजूद वे दोनों पद पर अवैध रूप से काबिज होकर वित्तीय अनियमितताएं कर रहे हैं। सरकार और विभागीय मंत्री की शय पर उनको फायदा पहुंचाने के लिए करीब 1000 करोड़ रुपए के टेंडर जारी कर दिए। उन्होंने मुख्यमंत्री से इस मामले में कार्रवाई की मांग की है, साथ ही चेतावनी दी कि यदि आरपी सिंह के खिलाफ कार्रवाई नहीं की तो बेरोजगार संघ आगामी दिनों में विभाग में जाकर तालाबंदी करने से पीछे नहीं हटेगा। पीएमजीएसवाई का प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना जो विभाग है, उस विभाग में एक अधिकारी आरपी सिंह को प्रतिनियुक्ति दी जाती है। तो जब 2 वर्षों के लिए तैनाती दी जाती है तो 2 वर्षों का कार्यकाल 20 जुलाई 2022 को समाप्त हो जाता है। तो आज किस अधिकार से वो अधिकारी लगभग 1000 करोड़ रुपए का टेंडर करवा रहा है, ये हमारा प्रश्न है। दूसरी बात यह है कि जब इनकी प्रतिनियुक्ति समाप्त हो रही थी, प्रतिनियुक्ति समाप्त होने से पहले या उस दौरान उनको शासन को लिखना चाहिए था, अगर उन्हें सेवा विस्तार चाहिए था, परंतु उन्होंने नहीं लिखा। उन्होंने बहुत बात उधम सिंह नगर के काशीपुर में 2 दिन से लगातार बारिश जारी है। बारिश के चलते ढेला नदी से लगा एक मकान की दीवार भरभरा कर गिर गई। गनीमत ये रही कि मकान में उस वक्त कोई नहीं था। वहीं पार्षद अब्दुल कादिर ने सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि प्रदेश की धामी सरकार काशीपुर के लोगों की मुसीबत देखकर आनंद उठा रही है। सरकार इतनी असंवेदनशील क्यों है? आखिर सरकार यहाँ पर सुरक्षा दीवार क्यों नहीं बनाना चाहती? क्यों मकान को गिरता हुआ देख रही है? शासन द्वारा अभी तक कोई सुरक्षा दीवार बनाने का कार्य यहाँ शुरू नहीं हुआ है। जनता को किसी भी प्रकार की सुविधा देने के लिए, लोगों के जो मकान गिर गए हैं उनके लिए, जिनके मकान गिर सकते हैं उनको बचाने के लिए अभी तक सरकार की तरफ से कोई सफल प्रयास नहीं किए गए हैं। मेरी सरकार से मांग है, मेरी शासन से मांग है कि जल्द से जल्द इस क्षेत्र को बचाने के लिए, रहमत नगर, मधुबन नगर को बचाने के लिए यहाँ पर आरसीसी की पक्की दीवार बनाई जाए। ढेला नदी के किनारे आबादी वाले क्षेत्र में इस पर बनाए जाए पत्थर के, तब जाकर के इन लोगों को हम बचा सकते हैं। नहीं तो मैं फिर पुनः पहले की तरह आगाह कर रहा हूं कि आने वाला समय बहुत खतरनाक है। अभी तो 6 मकान गिरे हैं, 60 मकान ये ढेला नदी कब गिरा देगी कोई समझ नहीं पाएगा। शासन को आगाह होना चाहिए, सरकार को सतर्क होना चाहिए और यहाँ पर पिचिंग का काम कराना चाहिए। कोटद्वार में एबीवीपी और एनएसयूआई के छात्रों के बीच जमकर मारपीट हुई, जिसके बाद पुलिस ने एनएसयूआई छात्र संघ अध्यक्ष सहित 2 अन्य को गंभीर धाराओं में जेल भेज दिया, जिसके विरोध में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने अपर पुलिस अधीक्षक से मिलकर इस मामले में निष्पक्ष जांच करने की मांग की और एबीवीपी के छात्रों पर भी मामला दर्ज करने की मांग उठाई। देखिए, सत्ता पक्ष के कार्यकर्ताओं के दबाव में एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं पर मुकदमा दर्ज कर दिया गया। उसकी हम निंदा करते हैं, बहुत भर्त्सना करते हैं। उसके विरोध में आज हम एएसपी से मिले और हमने बोला है कि सत्ता पक्ष के दबाव में जो एफआईआर दर्ज हुई है एनएसयूआई कार्यकर्ताओं में और एनएसयूआई कार्यकर्ताओं की एफआईआर दर्ज हुई है तो वो दर्ज की जाए और जो सत्ता पक्ष के एबीपी के लोग हैं जिन्होंने की मारपीट की एनएसयूआई के लोगों से, तो उन पर भी मुकदमा दर्ज होना चाहिए, निष्पक्ष जाँच होनी चाहिए उसकी। ये कांग्रेस की एक डेलीगेशन आया था जिनके द्वारा बताया गया है कि जो छात्रों का झगड़ा हुआ है ये पहले भी कई बार हो चुका है और उसके संबंध में एप्लीकेशन आई थी तो उस पर कार्रवाई के लिए कहा गया है। तो अभी जो एप्लीकेशन देके गए हैं, जो ज्ञापन देके गए हैं, उस पर जांच करके जो भी आगे विधिक कार्रवाई होगी वो की जाए। उत्तराखंड में डेंगू के मरीज लगातार बढ़ रहे हैं। प्रशासन डेंगू की रोकथाम की कोशिश में लगा है। इसके साथ ही सामाजिक संस्थाएं आगे आकर रक्तदान कर डेंगू मरीजों की मदद कर रही है। डोईवाल के रेशम माजरी में मोहित बाबा दरबार ने डेंगू मरीजों के लिए रक्तदान शिविर का आयोजन किया, जहां बाबा मोहित दरबार के सेवादारों ने रक्तदान किया। मैंने बाबा जी के यहाँ जब देखा कि ब्लड कैंपस लगा हुआ है तो मेरे अंदर भी ऐसा रहा कि मैं भी हेल्प करूं और मैं यहीं दरबार से जुड़ी हुई उन्हीं की सेवकदार, तो मुझे ये मौका मिला। पहली बार तो मैंने ब्लड डोनेट किया है, इससे पहले कभी नहीं किया है, तो फर्स्ट टाइम यहीं पर किया है। बहुत खुशी है, मैंने पहली बार रक्तदान किया है बाबा जी का आशीर्वाद से और हमारे बाबा जी हमेशा दुखियों की सेवा में लगे रहते हैं और ये जो डेंगू की महामारी फैल रही है इसमें बाबा जी ने बहुत अच्छी पहल की है रक्तदान की और हम लोग इससे बहुत खुश भी हैं और बहुत अच्छा भी लगा आज हमने ब्लड डोनेट किया है।
है और बाबा जी का संकल्प भी है कि जीते जीते रक्तदान और मरने के बाद नेत्रदान की प्रतिज्ञा हर व्यक्ति को लेनी चाहिए जीवन में। और उसी के तहत आज क्योंकि डेंगू पूरा प्रकोप इस वक्त बहुत तेज़ी से फैला हुआ है, लगातार लोगों को ब्लड की आवश्यकता पड़ रही है और बाबा जी को क्योंकि लगातार लोग फ़ोन कर रहे थे ब्लड के लिए, तो ऐसे में उनकी समस्या को समझते हुए जो है एक मुहिम जो बाबा जी की पहले से ही रही है रक्तदान को लेकर, उसके तहत आज एक दिवसीय जो है स्वैच्छिक रक्तदान शिविर का आयोजन बाबा जी के दरबार में यहाँ पर आयोजित किया गया है, जिसमें कि भारत रत्न पंडित गोविंद बल्लभ पंत की जयंती पर स्वच्छता अभियान चलाया गया। इस दौरान प्रमुख बाजारों, रामलीला मैदान, बस अड्डा, गंगा मंदिर से सटे इलाकों सहित मणिकर्णिका घाट पर सफाई की गई, जिसमें कई विभागों के कर्मचारी, सामाजिक और पर्यावरण कार्यकर्ता, जनप्रतिनिधि सहित आम लोग शामिल हुए। जयंती पर नगर पालिका परिषद बाड़ाहाट में कार्यक्रम आयोजित करते हुए माननीय पंत जी को याद करते हुए उनको पुष्प अर्पित किए गए हैं और साथ ही साथ एक विशेष सफाई अभियान का कार्यक्रम यहाँ आयोजित हुआ है नगर में। और प्रयासरत हैं कि कैसे पंत जी द्वारा जो मार्ग दिखाया गया है उस पर हम सब आगे बढ़ सकें, उसके लिए सब नगरवासी प्रयास करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रदेश दौरे को लेकर बीजेपी ने तैयारियां शुरू कर दी है। दरअसल अक्टूबर में पीएम मोदी पिथौरागढ़ पहुंचेंगे, जहां पीएम चीन सीमा पर प्रथम गांव के लोगों से संवाद करेंगे, साथ ही नारायण आश्रम में विश्राम करेंगे। इस दौरान बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता विपिन कैंथोला ने बताया कि प्रधानमंत्री मोदी का उत्तराखंड से विशेष लगाव है। वे जब भी यहां आते हैं तो प्रदेश को नई सौगातें देकर जाते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी का उत्तराखंड से विशेष लगाव है, हम सब लोग जानते हैं। और जब भी उत्तराखंड आते हैं तो निश्चित रूप से एक नई सौगात उत्तराखंड को देके जाते हैं। इस बार भी उनका प्रस्तावित कार्यक्रम है, जब वो उत्तराखंड आएंगे कुमाऊं में पिथौरागढ़ उन्होंने रहना है, आईटीबीपी के जवानों के साथ वो रहेंगे और कैलाश जो मंदिर है उसके भी दर्शन करेंगे। कैलाश के मंदिर के दर्शन से मैं कह सकता हूँ कि कुमाऊं के अंदर जो धर्माटन है, पर्यटन के साथ साथ कुमाऊं में भी धर्माटन की नई पहचान मिलेगी। और आने वाले समय में उत्तराखंड जिस प्रकार से बद्रीनाथ टाउनशिप हो या केदारनाथ टाउनशिप हो या गंगोत्री, यमुनोत्री और चार धाम का विकास हो, इसी प्रकार से कुमाऊं के अंदर जो मंदिर हैं, कुमाऊं के क्षेत्र में जो मंदिर हैं, उनको भी प्रधानमंत्री जी का विशेष लगाव है। वहाँ पर वो जब रहेंगे तो निश्चित रूप से धर्माटन उत्तराखंड के लिए बढ़ेगा, जो कि हमारी जीडीपी के लिए, हमारे विकास के लिए, उत्तराखंड की पहचान के लिए एक मील का पत्थर सा। देहरादून विधानसभा में 3 मंत्रियों की उच्च स्तरीय बैठक हुई। बैठक में निर्णय लिया गया कि प्रदेश में आवारा गौवंश की सुरक्षा के लिए व्यवस्था बनाई जाएगी। प्रदेश सरकार 6 महीनों के अंदर इस पर ठोस कदम उठाएगी। आपको बता दें कि पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज, संसदीय कार्य मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल और पशुपालन मंत्री सौरभ बहुगुणा ने गौवंश संरक्षण पर विस्तार से चर्चा की। बैठक में मंत्री सतपाल महाराज ने कहा कि सड़कों पर घूमने वाली गायों को चिन्हित कर गौ सदनों में रखा जाएगा। जहां गौशालाएं नहीं बनी हैं उन स्थानों पर प्राथमिकता से गौशालाएं बनाई जाएंगी। वहीं मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा कि हमारी संस्कृति में गौ, गंगा, गणेश और गायत्री का महत्वपूर्ण स्थान है। सभी जिलाधिकारियों को गौ सदनों के निर्माण के लिए जमीन चिन्हित करने की जिम्मेदारी दी गई है। कल ही हमारा सदन खत्म हुआ और मैंने दोनों माननीय मंत्री जी से निवेदन किया था कि बहुत ही अहम मुद्दे पर जो हमारे निराश्रित गौवंश है, जो लगभग 17,000 निराश्रित गौवंश सड़कों पर है, जिसकी वजह से किसानों को भी हानि हो रही है, हमारे गौवंश की हानि हो रही है और हमारे उत्तराखंड का जो गौ सेवा, हमारी जो सोच है उसको लेके कहीं ना कहीं सवाल उठ रहे हैं। 3 मंत्रीगण निराश्रित गौवंशों को गौशाला देने के लिए एक साथ बैठे हैं, सारे विभाग एक साथ बैठे हैं। कोशिश हमारी यही है कि अगले 6 महीने में हम टारगेट करके वॉर फुटिंग पे काम करके जो हमारी गौ माता है उनको संरक्षण देने का काम करें, उनको गौशाला भेजने का काम करें। और जो सबसे बड़ी उत्तराखंड की समस्या है, चाहे वो किसानों को ले लीजिए, चाहे वो हमारे एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, उसका कहीं ना कहीं समाधान ढूंढने के लिए आज कमेटी बैठी है। गौ वंश की रक्षा करने के लिए और जो आवारा गौएं जो है सड़कों पे घूमती रहती हैं उनकी रक्षा के लिए आज ये बैठक आहूत की गई। और इसमें बैठक में बड़े महत्वपूर्ण सुझाव हमें प्रेमचंद अग्रवाल जी से और सौरभ बहुगुणा जी से प्राप्त हुए हैं। और इसके अंदर निश्चित रूप में जो गौएं हैं जो सड़कों पर नेशनल हाईवेज में घूमती रहती हैं
उनको जो है जो गौशाला जहाँ पर विधिवत बनी है वहाँ पर रखा जाएगा और जहाँ नहीं बनी है वहाँ बनाने का प्रयास किया जाएगा। हमने वार फुटिंग में ये काम करने का प्रबंध किया है। जहाँ गौशालाएं नहीं है वहाँ खोली जाएंगी और जहाँ जहाँ बड़े अच्छे तरीके से गौशालाएं काम कर रही हैं वहाँ काफ़ी जानवरों की कैपेसिटी भी है, तो वहाँ पर जानवरों को भेजा जाएगा ताकि गौ रक्षा हो सके। ये हम सबके लिए बहुत ही एक सेवा का कार्य है जिसे हम सब ने करना है। पूरे देश भर से बल्कि कई पूरे विश्व भर से हमारे 12 महीने पर्यटक या फिर हमारे तीर्थ यात्री आते हैं और हमारे विभिन्न स्थानों पे आप देखते हैं कि निराश्रित पशु बहुत घूमते हैं, जिसके लिए हमारी सरकार ने और पिछले दिन हमारे माननीय मंत्रिमंडल से एक प्रस्ताव पारित हुआ था कि हम लोग तमाम क्षेत्रों से जितने भी गौवंश हैं उनको एक गौशाला का रूप देके और सभी को वहाँ पे हम लोग शिफ्ट करेंगे। तो आज उसके लिए एक बैठक हुई है, बहुत अच्छे ढंग से यहाँ बैठक में तय हुआ है कि हम लोग जितनी भी गौशालाओं की जो जिम्मेदारी जिलाधिकारी विभिन्न जनपदों के जिलाधिकारी को दी थी, जो जमीनों का चिन्हीकरण करके और उसके बाद उसमें आगे की कार्रवाई क्या हुई उसके लिए हमने समीक्षा की है। और इसी के साथ फिलहाल के लिए देवभूमि लाइव में इतना ही। लगातार खबरों के लिए देखते रहिए IND24। नमस्कार।